नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। जुर्म के कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सुलझ कर भी नहीं सुलझते, यानी पहेली बनकर रह जाते हैं। लेकिन ऐसे मामलों की संख्या कम ही होती है, खासकर तब जब मामला बहुत संगीन हो, क्योंकि अगर गुनाह संगीन होता है तो पुलिस तफ्तीश भी पूरी ताकत से करती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो फिलहाल अपने आप एक बड़ी पहेली है। ये मामला राजस्थान का है, राजस्थान के नागौर जिले का। नागौर जिले में एक पुलिस स्टेशन है श्री बालाजी, और इस श्री बालाजी पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव आता है जिसका नाम है बालासर। बालासर गांव में एक महिला रहती थी जिसकी उम्र थी 30 साल और नाम था गुड्डी। ये गुड्डी अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकली थी, लेकिन 2 दिन गुजर गए, न तो वो अपने ससुराल पहुंची और न ही उसका कुछ पता चला। ये घटना है 20 जनवरी की, इसी साल 20 जनवरी 2023। तो 20 जनवरी की घटना है। गुड्डी अपने मायके से निकली ससुराल जाने के लिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, तो फिर घर वाले परेशान हुए। 2 दिनों तक तो वो अपने तौर पर ही गुड्डी को ढूंढते रहे, उसके बारे में पता लगाते रहे, लेकिन जब काफ़ी कोशिश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थक हार कर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पुलिस ने भी ये देखा कि गुड्डी का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है, और ये स्विच ऑफ भी हुआ है उसी 20 जनवरी के दिन से ही जिस दिन वो अपने घर से निकली थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? आखिर वो कहाँ गई? मोबाइल फ़ोन उसका कैसे स्विच ऑफ हो गया? पुलिस को अभी इन सारी बातों का पता लगाना था। इसी बीच ये नागौर के रूरल एरिया का मामला था। नागौर सिटी से पुलिस को एक नई जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि नागौर शहर में एक जगह है मालवा रोड, और उस मालवा रोड इलाके में एक केंद्रीय विद्यालय है। इसी केंद्रीय विद्यालय के पीछे झाड़ियों में किसी इंसान के अवशेष पड़े हुए हैं, यानी किसी इंसान के जिस्म के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस फौरन वहाँ पहुँची। मामला अपने आप में बेहद संगीन था। शहर के बीचों बीच झाड़ियों के अंदर अगर किसी मानव शरीर के टुकड़े पड़े हों तो उसकी जांच होनी ही है। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने ये देखा कि वहाँ पर एक महिला के कुछ कपड़े, उसके सिर के बाल और जॉ, यानी जिसे जबड़ा कहते हैं, वो वहाँ पड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो है किसी भयानक वारदात की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि बालों का पड़ा होना, कपड़ों का पड़ा होना, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर किसी का जबड़ा ही पड़ा हुआ हो तो ये एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो अगर किसी के शरीर से बिल्कुल अलग हो जाए तो आप समझिए उसकी हालत क्या होगी। तो ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर, बहुत संगीन लग रहा था। पुलिस ने ये सारी चीज़ें रिकवर की और इनकी जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए उन्हें आगे भिजवाया। लेकिन फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाने से पहले पुलिस ने इसके फोटोग्राफ्स भी कलेक्ट किए और इसको पोस्टमार्टम हाउस में प्रिजर्व करके रखवाया भी। और इसी दौरान नागौर की जो पुलिस है, सिटी पुलिस, वो ये पता लगाने लगी कि कहीं शहर से या आसपास के इलाके से कोई इंसान या खासकर कोई महिला गायब तो नहीं है, गुमशुदा तो नहीं है। उसकी वजह ये थी कि जो कपड़े मिले थे वो भी महिला के ही थे, महिला के ही कपड़े थे। तो जब पुलिस ने ये कोशिश शुरू की तो पुलिस को पता चला कि हाँ, श्री बालाजी पुलिस स्टेशन के बालासर गांव से कुछ रोज़ पहले एक महिला घर से निकली थी और वो अपने घर नहीं पहुंची। अब पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी महिला के साथ कोई वाकया, कोई वारदात हुआ हो। तो फिर पुलिस ने उस महिला के घर वालों को इस रिकवरी के बारे में, इस बरामदगी के बारे में जानकारी दी और ये कहा कि एक बार आकर आप देख जाइए कि ये सारी चीज़ें कहीं आप के घर की लड़की की तो नहीं है। घर वाले पहुंचे बेहद घबराए हुए, और उन्होंने जब वो चीज़ें देखी तो देखते ही जो है वो चीख पड़े, क्योंकि वो कपड़े और वो जो बिलोंगिंग्स थे, हालांकि शरीर के टुकड़ों को देखकर तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कपड़ों को देखकर घर वालों ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये कपड़े उनकी बेटी गुड्डी के ही थे और गुड्डी यही कपड़े पहनकर अपने मायके से ससुराल जाने के लिए निकली थी। यानी अब ये बात तकरीबन साफ हो गई कि गुड्डी जो है उसका कत्ल हो चुका है। लेकिन गुड्डी की हत्या किसने की, उसका कौन दुश्मन हो सकता है? और इस तरह से
वो गांव से निकली और उसे एक दूसरे गांव में जाना था, लेकिन यहाँ उसकी लाश के टुकड़े जो है शहर में मिले, उसके कपड़े शहर में मिले, ये कैसे मुमकिन था? ये सारा सवाल पुलिस के साथ साथ उसके घर वालों को भी बहुत परेशान कर रहा था। अब पुलिस किसी भी सूरत में गुड्डी के कातिल को पकड़ना चाहती थी। इस कोशिश में पुलिस ने अपने सूत्रों को एक्टिव किया, मुखबिरों से बातचीत की, लेकिन अभी पुलिस इस एक्सरसाइज में लगी ही थी कि गुड्डी के ही गांव के एक शख्स ने पुलिस से संपर्क किया और इस आदमी ने पुलिस को जो बात बताई उससे जांच में पुलिस को बड़ी मदद मिली। इस आदमी ने पुलिस से यह बताया कि उसने गुड्डी को 20 जनवरी को ही एक नौजवान के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था और उस नौजवान का नाम है अनूपा राम, जो पास के ही एक दूसरे गांव का रहने वाला है। ये एक बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन था, बहुत बड़ी जानकारी थी और पुलिस जो इस मर्डर केस को सुलझाने में लगी थी, अगर अनूपा राम वाकई कातिल था तो उस समझ लीजिए कि केस तकरीबन सुलझ गया। तो इसीलिए पुलिस ने फौरन अनूपा राम को पकड़ने का फैसला किया और जल्द ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की। अनूपा राम से जब पूछताछ हुई तो अनूपा ने शुरू में पुलिस को काफ़ी छकाने की कोशिश की, तरह तरह की कहानियां सुनाई, लेकिन उसने बाद में मान लिया कि हाँ, उसी ने गुड्डी का कत्ल किया है। अनूपा राम की उम्र तकरीबन 26 साल की है, जबकि मैंने आपको बताया है कि गुड्डी तकरीबन 30 साल की उम्र की थी। अब अनूपा राम से गुड्डी का ऐसा क्या रिलेशन है, सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है, फिर कत्ल की वजह भी समझ में आएगी और कत्ल का तरीका भी समझ में आएगा। तो रिलेशन की जहाँ तक बात है तो अनूपा राम बेसिकली गुड्डी का जिस गांव में ससुराल है उसी के पास एक और गांव है, वहाँ का रहने वाला है। और शादी के बाद जब गुड्डी उस गांव में पहुंची थी तो वहाँ पास के ही गांव के रहने वाले अनूपा राम से उसकी मुलाकात हुई, आंखें चार हुई और दोनों के बीच में एक अफेयर की शुरुआत हो गई। गुड्डी खुद तो शादीशुदा थी, अनूपा राम भी शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने जो बंधन हैं, जो सीमाएं हैं, उसे तोड़कर एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू कर दिया और वो अफेयर में इन्वॉल्व हो गए। ये बात खुद पूछताछ में अनूपा राम ने पुलिस को बताई। अब सवाल यह है कि अगर दोनों रिलेशनशिप में थे तो अब ऐसी कौन सी आफत आ गई कि अनूपा ने गुड्डी की हत्या कर दी। तो जब ये सवाल पुलिस ने अनूपा राम से पूछा तो अनूपा राम ने बताया कि पिछले कुछ समय से गुड्डी लगातार उसके पीछे पड़ी थी कि वो किसी भी हाल में अपनी बीवी को छोड़कर उससे शादी कर ले और वो भी अपने पति को छोड़कर उसके साथ ही रहना चाहती है। जबकि सच्चाई ये है कि अनूपा राम इस रिलेशनशिप से खुश तो था, लेकिन वो अपना बसा बसाया परिवार, घर संसार उजाड़ कर गुड्डी के साथ शादी नहीं करना चाहता था। उसे ये भी लग रहा था कि गुड्डी की भी शादी खराब होगी, इससे बढ़िया है कि हम मिलते जुलते रहें, चोरी छुपे और शादी न करें। मगर गुड्डी जो है वो शादी की जिद पर अड़ी थी और वो लगातार अनूपा राम पर प्रेशर क्रिएट कर रही थी। अनूपा राम ने पुलिस को बताया कि इसी प्रेशर में आकर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने गुड्डी की हत्या करने का फैसला कर लिया। अब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने हत्या कैसे की और गुड्डी की लाश कहाँ है, क्योंकि गुड्डी का सिर्फ जबड़ा हमें मिला है, उसके सिर के कुछ बाल मिले हैं, बाकी के जिस्म का कोई पता नहीं है। इतने भयानक तरीके से तुमने उसकी जान कैसे ली? तो अनूपा राम ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो कहानी कुछ यूँ थी कि उसने ये बताया कि सबसे पहले हम और गुड्डी जब अपने घर से निकली तो हमने गुड्डी को पिक किया और पिक करने के बाद हम नागौर शहर में ही आए और यहाँ नागौर शहर में दोनों ने एक मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए, जिस मंदिर का नाम है बुटाटी धाम। तो बुटाटी धाम में दोनों पहले गए, उन्होंने वहाँ दर्शन किए और इसके बाद तय ये था कि वो जो है गुड्डी को ससुराल छोड़ेगा, लेकिन ससुराल छोड़ने से पहले चूंकि वो बहुत ज़्यादा दबाव बना रही थी शादी के लिए, तो फिर फ़ौरन उसने ये साजिश रची अपने दिमाग में कि उसे अब गुड्डी को ख़त्म कर देना चाहिए। और इसी प्लान के तहत उसने नागौर शहर में ही मालवा रोड में जो सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, उसके पीछे जो झाड़ियों का इलाका है, आप समझ सकते हैं कि एक छोटा मोटा जंगल ही है, उस जंगल में ले जाकर उसने गुड्डी की हत्या कर दी। गला घोंटकर पहले उसने गुड्डी की जान ली और फिर उसे चाकू भी मारे इंश्योर करने के लिए कि उसका मर्डर हो चुका है, और इसके बाद वो झाड़ियों में ही लाश फेंक कर वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने पूछा कि अगर लाश तुमने झाड़ियों में फेंकी थी तो बाकी की लाश क्यों नहीं मिली, सिर्फ जौ क्यों मिला, सिर्फ जबड़ा क्यों मिला? इस पर जो उसने खुलासा किया वो खुलासा अपने आप में बहुत दहलाने वाला है और उस खुलासे को सुनकर
आपको एक बार फिर से श्रद्धा और आफताब की याद आ जाएगी। उसने बताया कि अगले दिन वो फिर वहाँ लौटा और लौटने के बाद उसने लाश के कई टुकड़े किए और कई टुकड़े करने के बाद उसने इन टुकड़ों को पास में ही एक गांव है डेरवा, उस डेरवा गांव में एक कुआं है, उस कुएं में ले जाकर फेंक दिया। अब जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि लाश के बाकी टुकड़े बरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस इस मामले में साबित होने वाले हैं। तो पुलिस ने स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स एसडीआरएफ और एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, इन दोनों की टीमों से अपील की, क्योंकि वो इस तरह के मुश्किल हालात में रेस्क्यू करने का, ऑपरेशन चलाने का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो एक कुएं में अगर लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं तो उसको निकालने में ये जितने एक्सपर्ट लोग हो सकते हैं उतना और कोई नहीं हो सकता। तो नागौर पुलिस ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से मदद ली और आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 दिनों तक ये दोनों टीमें और पुलिस के लोग उसी डेरवा गांव के कुएं में सर्च ऑपरेशन चलाते रहे, मगर एक कुएं से वो लाश के टुकड़े बरामद नहीं कर पाए। अब पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि मुलजिम उनकी हिरासत में था, वो कत्ल की बात कबूल चुका था, कत्ल का मोटिव बता चुका था, ये भी बता चुका था कि कत्ल उसने कैसे किया और करने के बाद टुकड़े उसने कहाँ फेंके, लेकिन कुएं से टुकड़े बरामद नहीं हो रहे थे। जबकि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी, 20 जनवरी को हत्या हुई थी और अगर उसकी बात पर यकीन करें कि 1-2 दिन बाद उसने वो टुकड़े फेंके थे तो 22 मैक्सिमम 23 जनवरी को उसने टुकड़े फेंके थे। और अभी तकरीबन उसके पकड़े जाने के बाद समझ लीजिए कि 20 से 25 दिनों के अंदर पुलिस ये सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन इसके बावजूद कुएं से एक भी टुकड़ा नहीं मिला। अब पुलिस को बड़ी हैरानी हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में, तो खैर पुलिस के वो था शुरुआत में ही, लेकिन पुलिस ने फिर उसे रिमांड पर लिया और रिमांड भी एक लंबे वक्त के लिए लिया, तकरीबन 14 दिनों के लिए उसको रिमांड पर लिया पुलिस ने। और रिमांड पर लेने के बाद उससे पुलिस गहन पूछताछ करती रही, क्योंकि पुलिस को यह लग रहा था कि अनुपा झूठ बोल रहा है, ये सच बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर गुड्डी की लाश गई तो कहाँ गई। और जब पुलिस ने उससे फिर से सख्ती की तो उसने अब एक नई कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने एक सुनसान खेत में गुड्डी की लाश दफना दी। अब जब ये नई कहानी लाश निपटाने के बारे में अनुपा ने सुनाई तो पुलिस ने उसके कहे मुताबिक उस सुनसान खेत तक उसको लेकर गई और वहाँ पर जिस जगह को उसने पॉइंट आउट करके बताया कि यहाँ पर हमने लाश दफनाई है, पुलिस ने अब वहाँ खुदाई करने की शुरुआत की। मगर आपको जानकर और हैरानी होगी कि इस कोशिश में भी जो है पुलिस नाकाम हो गई। कहने का मतलब ये कि खुदाई तो पुलिस ने की और एक नहीं कई दिनों तक खुदाई करती रही, लेकिन वहाँ लाश का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब पुलिस ने ये सोचा कि अगर ये लाश जो है आसपास के इसी इलाके में निपटाया है, क्योंकि अगर कत्ल मान लीजिए मालवा रोड के इलाके में हुआ है तो जाहिर है लाश भी आसपास के किसी इलाके में ही निपटाया गया होगा। कोई बहुत ज़्यादा दूर लाश को कैरी करके ले जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग बात है। तो फिर पुलिस ने यह तय किया कि वो ड्रोन के ज़रिए जो है सर्च ऑपरेशन चलाएगी और इसके बाद नागौर पुलिस ने ड्रोन के ज़रिए मालवा रोड के आसपास के इलाके से लेकर गांव डेरवा और वो दूसरा गांव जहां पर खेत में लाश दफनाने की उसने बात कही थी, इन सारे इलाकों में एक एरियल व्यू जो है, एरियल सर्च ऑपरेशन पुलिस ने चलाया। लेकिन इस कोशिश में भी पुलिस के हाथ खाली रहे और अब तकरीबन महीने भर का वक्त होने को है, लेकिन गुड्डी की लाश का नामो निशान नहीं मिल रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल रहा है, मोटिव बता रहा है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि तफ्तीश बिल्कुल सही दिशा में है। उसकी वजह यह है कि गुड्डी के साथ उसके घर वालों की आखिरी बार बातचीत हुई थी और तब गुड्डी ने यह बताया था कि वो नागौर शहर में है। इस बात की तस्दीक घर वालों ने की है। साथ ही उससे पहले गुड्डी और अनुपा की बातचीत के कॉल डिटेल्स या आप समझिए कि दोनों का जो सीडीआर है उससे भी ये एविडेंस पुलिस को मिल चुका है कि दोनों के बीच उस रोज़ भी बातचीत हुई थी और दोनों एक साथ थे। तो दोनों का साथ साथ होना, गुड्डी का अपने घर वालों को ये बताना कि वो नागौर शहर में है, नागौर शहर से ही लाश का एक टुकड़ा मिलना, ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि पुलिस की तफ्तीश सही दिशा में ही है और कातिल शायद यही अनुपा है। मगर हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अनुपा से पुलिस लाश को फेंके जाने की जगह के बारे में पता नहीं लगा पा रही है। एक और अहम बात यह है कि जिस महिला की
लाश के टुकड़े यानी जो जबड़ा पुलिस को मिला था, जो कपड़े मिले थे, क्या वो वाकई गुड्डी के ही हैं? क्योंकि घर वालों ने तो पहचान लिया, लेकिन घर वालों का पहचान लेना इतना बड़ा एविडेंस नहीं है जब तक कि वो साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए। और आपको मैं बताऊं कि साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है। पुलिस ने डीएनए सैंपल जो कलेक्ट किए थे गुड्डी के घर वालों से, उस जबड़े के और बालों के डीएनए सैंपल का जब मिलान करवाया गया तो वो बिल्कुल मैच कर गए। कहने का मतलब ये कि जो टुकड़ा, एक अदद टुकड़ा और बालों का गुच्छा मिला था वो गुड्डी का ही था। ये बात भी एविडेंस है अपने आप में कि गुड्डी का कत्ल हो चुका है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, तकरीबन 1 महीने होने को हैं, अब भी गुड्डी की लाश को बरामद न कर पाना नागौर पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है और अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती है। अब पुलिस जो है सच जानने के लिए और जो राज अनोपाराम के सीने में दफन है गुड्डी की लाश को लेकर, उसको पता करने के लिए पुलिस ने अब उसका नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया है। बहुत जल्द पुलिस इसके लिए अदालत में दरख्वास्त देगी, अर्जी दाखिल करेगी और उसके बाद अदालत जो भी फैसला करेगा उस फैसले के मुताबिक पुलिस अनोपाराम का नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाएगी और उसके बाद शायद उस नार्को एनालिसिस टेस्ट के ज़रिए पुलिस को ये पता चल पाए कि आखिर एक महिला की पूरी लाश एक शख्स ने कत्ल करने के कुछ ही दिनों के अंदर कैसे गायब कर दी, कहाँ निपटाई। तो फिलहाल ये कहानी यहीं तक। इस कहानी में मर्डर की बात तो क्लियर है, नाजायज़ रिश्तों या अवैध संबंधों के चलते कत्ल होने की बात भी क्लियर है, लेकिन जो बात क्लियर होकर भी क्लियर नहीं हो पा रही है वो यही है कि मरने वाली महिला की लाश का कोई और छोर नहीं मिल पा रहा है। उसकी लाश कातिल ने कैसे निपटाई, कहाँ निपटाई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल ये कहानी यहीं तक। इसमें आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये कहानी सच पूछिए तो अपने आप में एक मिस्ट्री है जो पूरी तरह सुलझी नहीं है। आमतौर पर मैं जो कहानियाँ, जो वाक़े आपको सुनाता हूँ वो पूरी तरह सुलझ चुकी होती हैं, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर चुकी होती है। इस मामले में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन लाश जब तक नहीं मिल जाती या उसके बाकी के टुकड़े बरामद नहीं हो जाते तब तक जो है हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले को पुलिस ने पूरी तरह सुलझा लिया है। फिलहाल नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का पुलिस को इंतजार है। जैसे ही पुलिस वो नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा पाएगी वैसे ही सच सामने आएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल अब आइए, जो कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी उस कहानी पर जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों के नाम और कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। सुशील कुमार जी ने कमेंट किया है और इन्होंने क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ रैंडम वर्ड टाइप कर दिया ऐसा लग रहा है। एक सज्जन हैं जो हमारे दर्शक हैं, उनकी यूज़र आईडी से उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने लिखा, अपने आप को मेरा फ़ैन बताया है, तो मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद हूं आपका, धन्यवादी हूं आपका। स्वरूपा सिंगेकर, पता नहीं मैं नाम ठीक से पढ़ पाया हूं या नहीं, लेकिन स्वरूपा तो क्लियर है। स्वरूपा जी का ये कहना है कि जो कहानी मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी जिसमें भिंड के एक लड़के का कुछ और लड़कों ने कत्ल कर दिया था, क्योंकि जिस लड़के की हत्या हुई उसकी बीवी जो है कातिलों में से एक लड़के के साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी और बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी थी। तो उस पर जाहिर है मैंने ये कहा था कि अगर कोई अफेयर में हो तो उसे किसी दूसरे आदमी से अपने अफेयर को ब्रेक करके शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर रजामंदी से लड़का लड़की दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई किसी की शादी करवा देता है, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो उस तरह के मामलों का कई बार अंजाम बहुत खौफनाक होता है और भिंड का वो मामला कुछ वैसा ही था। तो स्वरूपा जी ने ये कहा है कि इस मामले में पेरेंट्स की गलती थी। अगर राधा के पेरेंट्स को इस बात की जानकारी थी कि उनकी बेटी किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व है तो उनको अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती कहीं और नहीं करवानी चाहिए थी। राधा की गलती तो खैर है ही, राधा डाइवोर्स लेकर जो है अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी, कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ये बात सही है। प्रकाश पुरोहित जी ने भी कमेंट किया है, ये राजस्थान के राजसमंद ज़िले से हैं और ये एक घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक महिला ने अपनी 2 मासूम भतीजों की हत्या कर दी थी। तो खैर इस घटना के बारे में अगर और जानकारी मिल पाई और मुझे ऐसा लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर उसका जिक्र होना चाहिए तो उस कहानी को आप सबके सामने पेश करूंगा। इन्होंने सुझाव दिया है, सुझाव के लिए प्रकाश जी मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं, थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूं। उधम सिंह लोधी जी ने भी अपना कमेंट किया है और इन्होंने बड़ी मासूमियत से ये बताया है कि वो ग्रामीण
इंसान हैं, बहुत ज़्यादा दुनियादारी उनको आती नहीं, लेकिन वो हिनोतिया खालसा गांव से है और जब मैंने उनका नाम लिया तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो खैर उनके इस इनोसेंस की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कमेंट। राधा रवि शुक्ला जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि उसके पति की पहली गलती थी कि उसने अपने परिवार को बताना चाहिए था, ताकि उसको मायके छोड़ देना चाहिए था, राधा को जेल होना चाहिए। देखिए राधा रवि शुक्ला जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पति की गलती मैं नहीं कहूँगा, वो एक ईमानदार और इनोसेंट लड़का था जिसने अपनी बीवी को एक सेकंड चांस देने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि उसकी बीवी किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व है। आप सोचिए कि उस लड़के का दिल कितना बड़ा था। जिस इंसान का दिल बड़ा हो और जो इंसान इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो कि पास्ट को भुलाकर भिंड जैसे इलाके का रहने वाला, या तो मान लीजिए बहुत हाई फाई सोसाइटी से होता जहां ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप जो है हम जैसा देखते हैं, मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाई फाई सोसाइटी के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जैसा कि एक इंप्रेशन सा रहता है कि लोग वहाँ इतना बुरा नहीं मानते इन चीज़ों को। अगर ब्रेकअप हो जाता है तो वो नई शुरुआत करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कमिटेड होते हैं ज़्यादातर लोग, रूरल एरिया के लोग जो है बहुत सारे बंधनों में जकड़े होते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई लड़का इतना बड़ा दिल दिखा रहा था कि अपनी बीवी का अफेयर होने के बावजूद उसे सेकंड चांस दे रहा था, तो उसके इस फराख दिली को आप उसकी गलती न कहें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रवीण जी, इन्होंने नमस्ते कहा है, मेरी ओर से भी नमस्ते स्वीकार हो। दत्तात्रेय अवध जी मुंबई से कमेंट करते हैं, देखते हैं हमें, बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो यूज़र आईडी से वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पवन बिश्नोई जी ने गुड इवनिंग सर लिखा है। सिमी वालिया जी का भी कमेंट आया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट तो किया है लेकिन यूट्यूब में नाम नहीं शो हो रहा है, इसलिए मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मोनू के बॉडी पार्ट्स पुलिस को मिले या नहीं मिले, इससे उन लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या? देखिए, मोनू नाम के लड़के की हत्या हुई थी भिंड में, जिसके अवशेष जो है कातिलों ने जलाने के बाद चंबल नदी में फेंक दिए थे। अब पुलिस को कुछ जले हुए हड्डियों के टुकड़े और कुछ ऐसी ही चीज़ें वहाँ से मिली हैं जिनको डीएनए जांच के लिए पुलिस ने भिजवाया है, तो पुलिस के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस साबित होगा। अदरवाइज़ बाकी जो एविडेंसेस हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल हो, उनका लोकेशन हो, मोटिव हो, कबूलनामा हो, वो सारी चीज़ें जो है गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। समरोज के नाम से एक आईडी है, उन्होंने बहुत गुस्से में कुछ गालियां देते हुए कातिल के लिए लिखा है कि किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं, ये लिखते हैं कि अवैध संबंध जो है हमेशा अपराध की वजह बनते हैं। बिल्कुल आपने सही बात लिखा है, अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। अंजना मित्रा जी, इन्होंने लिखा है कि आपने खूब सुंदर गल्प बोलें भालो थाकुन। बांग्ला में इन्होंने कमेंट किया है और कहा है कि मैं कहानियाँ या जो भी अपना ये वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आता हूँ वो उनको काफ़ी अच्छी लगती है। उन्होंने थैंक यू, मैं अपनी तरफ से थैंक यू आपको कहना चाहता हूँ। अलका भटनागर जी का भी कमेंट आ गया है। आई एम सॉरी। प्रिंस अब्दुल्ला जी, कुमार विज्ञान जी का कमेंट आया है। लालचंद यादव जी, प्रिया संजय जी ने भी कमेंट किया है, कॉम्प्लीमेंट भी किया है, थैंक यू वेरी मच। हमारे एक झारखंडी साथी हैं मिस्टर उमेश भुइया, वो कह रहे हैं कि अगर मैं झारखंड से हूँ तो मैं जय जोहार बोलूँ। बिल्कुल, मैं जोहार बोलना चाहूँगा। जोहार बेसिकली झारखंड का जो है एक दूसरे को विश करने का तरीका, जैसे हम नमस्कार बोलते हैं ना, झारखंड के लोग एक दूसरे को जोहार बोलते हैं। तो मेरी ओर से आपको जोहार भुइया साहब। पीके जहांगीर जी ने भी अपनी बात कह रखी है, उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुखद कहानी है लिटिल रेन ड्रॉप्स, और इन्होंने लिखा है कि अगर लड़की के पिता को और घर वालों को ये पता था कि उनकी बेटी का किसी से अफेयर है तो उसको ज़बरदस्ती कहीं और शादी नहीं करवानी चाहिए थी। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजीव कुमार गिरी जी, अशोक साहू, अशोक योगी राज, आदित्य मिश्रा, साजिद मिर्ज़ा, प्रदीप भंबू जी, इनके बेटे की शादी है 9 मार्च को, मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। उन्होंने पेशकश की है कि गाड़ी भी भिजवा देंगे और मैं शादी में आऊँ ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं पता ये संभव हो पाएगा या नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत का मैं कायल हूँ, थैंक यू वेरी मच। रितिका जी ने कमेंट किया है और कहा है कि इस तरह के रिलेशनशिप में जाने से बढ़िया है कि इंसान जो है वो पुस्तकों से प्रेम करे, क्योंकि उसमें जीवन के तजुर्बे होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वाकई आपने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत क्रिएटिव है और मेरे ख्याल से नौजवानों को एक सही दिशा जो है पुस्तकों से ही मिल सकती है।
पाकिस्तान से हमारे एक दर्शक है लाहौर से, इनका नाम है नौशीन आलम। इन्होंने अपने आप को मेरा बिग फ़ैन बताया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने स्टोरी टेलिंग के अंदाज की भी बड़ी तारीफ़ की है, बहुत शुक्रगुजार, बहुत धन्यवाद। द फैक्ट भारत, इन्होंने ये लिखा है कि हम आपका स्वागत नहीं करेंगे, हमें शमसर ही चाहिए क्राइम तक पर। भाई साहब शमसर ही हैं क्राइम तक पर, रात 9 बजे वो रोज़ आप लोगों के सामने कहानी लेकर हाजिर होते हैं। मैं आपसे बस ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भी देखें, मुझे भी सुने, क्या पता बात करते करते सुनते सुनते आपको मुझसे भी प्यार हो जाए। फिलहाल इतना ही, बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाकई किसी और कहानी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे साथ साथ सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।